अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मौजू है ना वो पहला जो आप समझ लें वो ये है कि भी एक आपने देखा है ना कभी वो सरसब्ज पंजाब या ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो उस हवाले से आपने देखा कि चोलिस्तान में मेरा इलाका है, तो वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी वहाँ गईं और आर्मी चीफ़ भी वहाँ थे और उसका जो है आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह देखा या उसको होते हुए देखा अपनी आँखों से। उस हवाले से बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस हवाले से जो पहली जो बड़ी शर्मनाक बात वो ये है कि कितनी गलीज़ कैंपेन जो है ना वो चलाई गई। एक तो वो ख़ातून वज़ीर आला होने का फ़ायदा उठाया जाता है और उनको किस तरह आर्मी चीफ़ के साथ जोड़ के और कितनी गंदी मुहिम, बहुत ही शर्मनाक। ये शायद पता नहीं हमारे करैक्टर का हिस्सा है, कब से हम इन कामों पे शुरू हुए हैं, 50s से शुरू हैं। कोई औरत यानी कि जो ख़ातून जो है वो वैसे हम बड़ी बातें करते हैं कि जी बड़ी इज़्ज़त की बात होती है, हमारी ख़वातीन जो हैं हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त का बाइस है, हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, ये इज़्ज़त करते हैं। दूसरे की ख़ातून हो, दूसरे के घर की कोई औरत हो, बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते और उसके ख़ातून होने का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए आप गलीज़ कैंपेन चलाते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, आज ही इमरान खान के साथ उनकी हमशीरा जो है वो अलीमा खान ने मुलाकात की है और अभी वो ये सुनने में भी आया है कि जो भी शख्स यानी वो बुशरा बीबी की तरफ शायद इशारा था कि जो भी शख्स तुम पर भौंके या तुम पर बात करे उसे भरपूर जवाब दो। यानी अपने घर की ख़वातीन जो हैं वो मुक़द्दस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन दूसरों को भी समझने की कोशिश करें और अगर दूसरों को नहीं कोशिश करेंगे तो फिर आपके भी नहीं रहेंगी। ये बड़ा ही नेचुरल जो है ना होता है मामला। तो अपने सियासी मकासद के लिए इस तरह की हरकतें करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ ले जाया जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, इसमें कोई भी मुबर्रा नहीं है, ये भी बता दूँ। वो मैंने पहले भी एक दिन कहा था, नून लीग वाले हों तो वो भी उनके भी जितने के हैं, जितने के वो एक्टिव हैं, वो भी कम नहीं करते। लेकिन ये तो बाकायदा एक कैंपेन है और उसमें आपने देखा ना कि मईशत माशी इस्तेहकाम आया है। कुछ ये मुल्क जो है ना वो जो डिफ़ॉल्ट की तरफ या थरथरा रहा था कि भी अब गिरा, वो जो है ना उससे हम निकल आए हैं। उससे जो है वो फिर जो समझ आ रहा है, जैसे इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है जो अमेरिका से चलता है, उसके ज़रिए भी डायरेक्ट अटैक आ रहा है जनरल आसिम मुनीर पर। उन्हें टारगेट बाकायदा किया जा रहा है। वो ठीक है, कभी पहले इन्हें थोड़ी सी लिफ्ट कराई गई कि भी इनसे बातचीत हो। मैं तो किसी ऐसी बातचीत जो कि गैर सियासी लोगों से हो या गैर सियासी हो, मैं तो बिल्कुल उसके हक़ में ही नहीं हूँ, नज़रियाती तौर पर नहीं हूँ। लेकिन ये ख़ुद ये चाहते हैं कि इनकी मुलाकात, इनकी बात जो है ना वो फ़ौज से हो, इस्टेब्लिशमेंट से हो। तो उस हवाले से वो भी शायद मेरा ख़्याल है कि भी दिल ही खट्टा किया। और दिल खट्टा करना मेरा मौजू नहीं है। मसला ये है कि आप अपनी ख़वातीन को अगर महफूज रखना चाहते हैं तो दूसरों की भी इज़्ज़त करें। इसी तरह मुआशरा बनता है। ये बड़ी गलीज़ कैंपेन है, लेकिन उसका निशाना मरीम नवाज शरीफ को का जो पोटेंशियल है आगे नून लीग की वारिस बनने का, उसको निशाना पे रखा गया है। और दूसरा जनरल आसिम मुनीर को हर सूरत निशाने पे रखा जाना जो है ना वो ज़रूरी करार दिया गया है। वो पहले दिन से है, अभी वो आर्मी चीफ़ नहीं भी बने थे, एक्सपेक्टेड थे, तो उन पर ये कैंपेन चली थी, आज तक चल रही है, वक्फे से जो है वो शुरू हो जाती है। इसमें दो तरह के जो है ना वो करैक्टर्स हैं और झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसमें कोई माज़रत ख़ाना रवैया इख्तियार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पीटीआई के ही लोग या पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले लोग ही करते हैं। जो कुछ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से भी हो रहा है, जिस तरह की गाइडलाइंस आती हैं इस सोशल मीडिया टीम को, वो जो स्पेशली बाहर बैठे हैं, तो वो किसी को कोई छुपने वाली बात नहीं है कि कौन करवा रहा है। अब देखें, दो तरह के लोग हैं। एक इंतहाई घटिया कैंपेन चलाते हैं कि जी वो जी हमें नहीं पता, ये आम कारकुन होंगे या आम लोग हैं, हमें नहीं पता। वो फिर पकड़े जाते हैं तो फिर सामने आते हैं। इंतहाई गंदी कैंपेन, आप समझ रहे हैं, मैं तो उससे आगे जिक्र नहीं करना चाहता। एक सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, टारगेट उनका भी जनरल आसिम मुनीर है। और मैं कल इसको नोट कर रहा था, रात को कभी देख रहा था कभी ये कैसे ये लोग मनूवर करते हैं। एक तो पहले ये जो इनके ट्रोजन हॉर्सेस हैं ना, जो खुद बनाए थे और अब इनको ही पड़े हुए हैं,
मुझे इसका एहतसाब इन्हें अपना खुद करना चाहिए। और वो यहाँ से भाग गए हैं, पहले इनसे करोड़ों रुपए कमा गए हैं, अब वहाँ बाहर बैठ के कमा रहे हैं। बाकायदा पेमेंट्स होती थी इनको महीने की, इनकी वेबसाइट्स बनी हुई थी, इनके थिंक टैंक्स बने हुए थे, किस किस तरह नहीं पाला गया। अब वही लोग गालियाँ देते हैं। अच्छा, ये एक तो ये एक कंपोनेंट है या एक क्लास है जो जिन्होंने गंद बकना है, गाली बकनी है, ठीक है, तरह तरह के तरीक़ों से स्कैंडलाइज करना है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर ख़ातून है तो फिर तो जनाब आपको फ्री हैंड मिल गया। और दूसरा, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, वो उनकी जो मैं कैंपेन देखता हूँ कि जी वो जनरल आसिम मुनीर तो जी एक फ़िक्रा पूरा नहीं बोल सकता, एक फ़िक्रा जी पूरा अंग्रेज़ी का नहीं बोल सकता। ये मैं बड़े बड़े जो नाम बनाए गए थे या बने हैं या हैं मौजूद हैं, ये उनका, ये वो अपनी तरफ से वो बात नहीं करते, वो और तरह बात करते हैं। और वो जनाब ये जी मिलकर लूट रहे हैं, फलां हैं, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मैं आपको एक और वाक़या भी बता दूं, फिर आगे चलते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना शुरू हो रहा है, मैं उस प्रोजेक्ट को भी मेंशन नहीं करना चाहता। वैसे लाहौर के लिए बड़ा प्रोजेक्ट करंटली ही शुरू हुआ ही चाहता है। तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसल्टेंसी का है शायद, वो लिया और उन्होंने बड़ा अच्छा उसे निभाया। वो मरीम नवाज़ का इनिशिएटिव है। तो जनाब उनके जो इर्द गिर्द जो उनके बाहर बड़े ताल्लुकात हैं, यानी कि दोस्त अहबाब सबके होते हैं, जब वो टीवी पर आए तो उन्हें बाहर से और इधर से भी ये जो पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने इतने इतने वो ना बड़े बड़े फरले बना के भेजे हैं व्हाट्सएप पे। और उन्होंने कहा कि ये मुल्क तो तबाह हो जाएगा, तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, और तुम काम कर रहे हो तो इसका मतलब है इनको सहारा दे रहे हो, ये लोग तो मुल्क लूट रहे हैं, ये तो जनाब करप्ट लोग हैं, इनको तो फांसियों पर होना चाहिए। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं, खुद कोई काम नहीं करना इस मुल्क के लिए, खुद बाहर रहना है, हमें ये बताना है कि ये तबाह हो चुके हैं, इन्हें ख़त्म कर दें, इनके लिए कोई काम ना किया जाए। अजीब मेंटेलिटी है। और आगे हम जो मैं अगला जो इशू डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो चलें वो क्या कहते हैं, गुज़श्ता से पेवस्ता सरसब्ज़ पंजाब, इसमें जो मैंने देखा है कि शायद लाखों एकड़ में है ज़मीन जो कि भी फ़ौज को दी गई है और वहाँ पर काश्तकारी का आगाज़ हो गया। उसमें दो चार चीज़ें हैं जो कि मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी, और अगर कोई बड़ा आदमी सुन ले तो वो भी गौर कर ले। उससे एक तो पहला ये है कि भी इन लोगों को प्रोपेगेंडा करने का भी मौका मिलता है। ये मैं आपको 1920 में ले जाता हूँ। 1920 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने पहली दफ़ा ये स्कीम शुरू की अपनी। ये रियासत होती थी, रियासत बहावलपुर, आपको पता है चोलिस्तान बहावलपुर रहीम यार खान बहावल नगर में मौजूद है, ये उसी स्टेट का हिस्सा था। थल जो है वो इधर खुशाब, झंग, भक्कर ये इस साइड पे है, फिर आगे सिंध में थर आ जाता है। तो उन्होंने स्कीम शुरू की थी कि भी आप लोग जो पंजाब से जो लोगों को बुलाया कि आप लोग यहाँ पर आकर काश्तकारी करें और लोगों को ज़मीनें दी, बल्कि ये भी है कि जिन्होंने जितनी आबाद की उनको उतनी ज़मीनें दे दी। और वहाँ पर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया रियासत बहावलपुर में। बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक्त वहाँ पर आकर आबाद हुए और खुशहाल हो गए, बड़ी बड़ी ज़मीनों के बड़े बड़े जो है ना ज़मींदार बन गए। अब भी पंजाब में हम ज़्यादा अगर देखें ना तो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उसी तरफ मौजूद हैं, और उसमें पंजाबी स्पीकिंग घर भी हैं जो उस वक्त शिफ्ट हुए। उसी दौर में हरूनाबाद तहसील भी आबाद हो गई, मिंचनाबाद भी आबाद हुई, बहावल नगर सारा इसी तरह ही। ये बहावलपुर ने बड़ी तरक्की की। ये दो ज़िले उस वक्त जो है वो उनकी ये जो एक उनका एक स्कीम थी या उनका एक आप समझें बड़ा ज़हीन मंसूबा था, उसके ज़रिए रियासत में खुशहाली आई। उसके बाद अयूब खां के दौर में उसी बहावलपुर के एरिया में आबादकारी स्कीम शुरू की गई। ठीक है, आबादकारी स्कीम ये थी, एक तो माइग्रेटेड लोग भी थे, तो वो 12.5 एकड़ की स्कीम वो शुरू की गई। ये जो पानी है ये एक वसाइल के तौर पर ये उन्हें मैसर किया गया कि जी पानी आपके पास मौजूद है, नहरें निकाली गई और जनाब हर बंदे को 12.5 एकड़ जो बेज़मीन काश्तकार लोग थे, फिर उस वक्त तो आपको पता है ना कि भी माइग्रेटेड लोग भी थे, बड़ी दुनिया वहाँ जाकर आबाद हुई और पावर्टी एलिवेशन हुई, गुर्बत का ख़ात्मा हुआ। इसी आबादकारी स्कीम के तहत ये आपका पूरा ज़िला रहीम यार खां आबाद हो गया, जिसकी 4 तहसीलें हैं। एक साइड जो है ना इधर से जाते हुए लेफ़्ट साइड पूरी जो है वो आबादकारी स्कीम के तहत है तकरीबन। ठीक है, इसी तरह बहावलपुर में भी हुआ और एक इनकलाब आ गया।
लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब आ गया। अब वो 12.5 एकड़ स्कीम वाले जो आबादकार हैं ना, वो इतने अमीर लोग हो गए हैं, अपनी मेहनत से हुए हैं, फिर उन्हें मालिकाना हकूक भी दे दिए गए। भुट्टो दौर में ये चलती रही स्कीम, रुकी नहीं। अच्छा, अब ये वही चोलिस्तान है। पानी बहरहाल वही है, जो कि मुझे आज तक, मैं जब भी सिंतास मुआहदा पढ़ता हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि पूरा दरिया कैसे दिया जाता है। ये दुनिया का कोई यूनिक मंसूबा है, एग्रीमेंट था, हमारी समझ से बाहर है। ये अयूब खान ने किया था कि भी सतलुज पूरा ही दे दिया, रावी पूरा ही दे दिया। हालांकि पानी बांटा जाता है कि हमें यहाँ से इतना पानी मिल जाए, हमारी इतनी आबादी है या इतने एरिया लगता है, आपको इतना लगता है। ये इंडिया के साथ हमारा ट्रीटमेंट हुआ था। तो वो हमारे पास पानी की तो शॉर्टेज है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत थी जो वार ऑन टेरर के हवाले से भी सोची जा सकती है। अयूब खान ने हमारे इलाके में शकूक आबाद किए, जो हमारे पश्तून भाई हैं, कबायली इलाके के लोग, ये आम इलाकों के लोग नहीं, कबायली इलाके के लोग, वज़ीरिस्तान के लोग, जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग, उनको वहाँ पर ज़मीनें दी गई। और उनकी ज़मीन जो है वो 12.5 एकड़ नहीं थी, वो शायद 1.5 मुरब्बा या 2 मुरब्बे यानी 50 एकड़ दी गई, और उन्हें वहाँ घर भी बना के दिया गया। टू माई सरप्राइज़, मेरे एक फ़ौजी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि चेक करना, वहाँ महसूद नहीं होंगे, वज़ीर्स होंगे और होंगे। और ये बात ठीक थी उनकी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, खैर ये भी टॉपिक। लेकिन हज़ारों की तादाद में वहाँ बाकायदा वो पठानों के चक कहलाते हैं, उनको वहाँ आबाद किया गया। कितने लोगों में खुशहाली हुई। अब आप वो पठान जो है ना, वो उस इलाके से ज़्यादा जो है ना, जो सदियों से वहाँ से रहने वाले लोग हैं, उससे ज़्यादा वो ओनरशिप देते हैं अपने इलाके को, क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि नई नहरें भी निकालनी हैं। नई नहरें तो निकालनी हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? पानी की तो शॉर्टेज है। मुझे बाकी इलाकों का तो पता नहीं, वहाँ तो शॉर्टेज है। मेरे पास भी वहाँ कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है। हमें तो शशमाई नहर का वो जो हमारी कुछ ज़मीन को शशमाई पानी लगता है, तो सच्ची बात ये है कि वो शशमाई पानी भी हमें पूरा नहीं मिलता। पानी चोरी होता है। पानी चोरी होना जी बड़ा जुर्म है, ठीक बात है। मेरा ख्याल है कि भी कोई एक मेरी फैमिली होगी या एक आधा कोई और होगा, बाकी सारे चोरी कर रहे हैं। हमने तो कभी देखा नहीं, इसलिए हमें पानी मिलता भी नहीं। अगर हफ्ते को मिलना है 1 हफ्ते बाद, तो हमें तो 15 दिन बाद मैसर होता है। तो वो चोरी तो जुर्म है, लेकिन चोरी करना क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी नहीं है, एक दरिया पर गुजारा है, ठीक है। तो ये जो 5 लाख एकड़ ज़मीन है, इसको कैसे काश्त करना है? आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे उम्मीद थी कि वो जो वाटर ट्रीटमेंट के ज़रिए ये पानी जो है यहाँ लगाया जाएगा, इन जो नई फसलें हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे मुकम्मल तौर पर होगा। अच्छा, एक जो नहर है वहाँ पर, वो अबू ज़ैबी के बादशाह ने बनाई थी। वहाँ ऑलरेडी जो है वहाँ पर गैर कानूनी मोगे बनाए गए थे, और जिन लोगों ने वहाँ पर लीज़ पर ज़मीन ली हुई थी, वो वहाँ पर गैर कानूनी जो है वो पानी लगाते रहे। नहरों की नहरें निकाली हुई हैं, मोगा भी मजाक ही है। एक पूरी छोटी नहर निकाल के वो ज़िम्मेदार जो हैं वो ले जाते हैं। तो जो कानूनी थे लोग, जिनकी ज़मीनें थीं टेल पर, उनको तो पानी नहीं मिलता, वो पहले ही भूखे मर रहे थे। तो अब ये जो कर रहे हैं आप, ये स्कीम आप करें जी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाएं, वो कॉरपोरेट जो है, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, कॉरपोरेट फार्मिंग वो करें। वो जिन लोगों ने मुआहदे किए थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी तक आए हैं। कॉरपोरेट फार्मिंग करें, कॉरपोरेट फ्यूडलिज्म ना बनाएं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं जब ये बात करता हूँ कि जी वहाँ आबादकारी स्कीम दोबारा से क्यों नहीं की जाती? यहाँ 2.5 करोड़ का शहर बनाया हुआ है, यहाँ पर गुर्बत इतनी है, वहाँ पर लोग बेज़मीन हैं, उनका हक क्यों नहीं है? वो कहते हैं जी उनको रोज़गार मिलेगा। वो रोज़गार के साथ मालिक क्यों नहीं बन सकते ज़मीन के? वो खुद से आप उन्हें फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते? वो अगर आपके पास इतना वाफर पानी है, शर्त यह है कि वाफर पानी भी है। अगर ये पानी जो है, जो वाफर है, जो आपके मुताबिक, अगर इस पानी का ये मामला निकला कि बाकी किसानों को पानी कम मिलेगा, जो पहले ही शॉर्टेज का शिकार है, तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। फिर एक और बात, आप कहते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे। पंजाब में पिछले साल गंदम का एक दाना नहीं खरीदा गया, सिंध ने भी नहीं खरीदा, सब ने फ्रॉड किया। 3900 रुपया रेट निकाला एक दूसरे के मुकाबले में। फेडरल गवर्नमेंट ने तब भी कहा कि 3000 रख लें, जो इंटरनेशनल मार्केट है।
नहीं जी, यही रखना है। ये सिंध ने वैसे जिद की थी, वो 3900 हो गया। वो जनाब एक दाना नहीं ख़रीदा, लोगों ने 2200 में, 2000 में, और बाज़ लोगों ने रिश्वत देकर इन महकमों को, वो जो पास्को का महकमा है, सूबाई हुकूमत ने तो ख़रीदा ही नहीं, उनको गंदम बेची। मैं खुद रिश्वत देने वालों में शामिल हूँ। क्या आप बात करते हैं? और अब फिर इमदादी कीमत या कोई भी कीमत गंदम की नहीं है जी, हम रेवोल्यूशन ला रहे हैं। कौन सी रेवोल्यूशन आप ला रहे हैं? कोई रेट ही नहीं है, आपने लोगों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। और पानी की उन्हें फिर शॉर्टेज हो जाएगी। फिर आप कहते हैं जी आड़ती से हमने बचाया है इन्हें। क्या आड़ती से आपने बचाया कि जी वो कर्जा दिया? आड़ती इस तरह काम नहीं करता। आपको पता है 100 रुपये के पीछे 10 रुपये जो है आड़ती कमीशन लेता है। वो कम कराएं, वो लूट मार है ज़मींदार की, उसको तो आप सोचते नहीं हैं। और ये नई जो स्कीम है बिल्कुल करें, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, पावर्टी एलिवेशन अगर आपने करनी है, वाकई कोई इनकलाब लाना है, तो फिर वही स्कीम, उसमें मज़ीद बेहतरी लाकर, उसमें वो आप क्या कहते हैं, उसमें शफाफियत लाकर उसको दोबारा से फिर नए सिरे से शुरू करें। इसको तो मैं सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं समझता कि भी ये इस तरह रेवोल्यूशन आएगा जबकि आप ज़मींदार की अजनास तक ख़रीदने के लिए तैयार ना हो। आज के लिए इतना ही। तो आसिफ अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।